जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आप लोगों का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम साथ ही साथ यूपीटीईटी का भी एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है और यूपीटीईटी का फॉर्म भी बहुत ही जल्द भरा जाएगा। तो उस परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र पर। मित्रों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, जिसमें जो छात्र होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और 99% लोग गलती कर देते हैं कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये सारा कन्फ्यूज़न आप लोगों का मिटाने के लिए आज हम लोग इसे देखेंगे। इस क्लास को 100% एग्ज़ाम बेस्ड है और साथ ही साथ अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो मित्रों, भारत में जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, भारत में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1986 में हुई थी। 1986 में क्या हुआ था? पर्यावरण एवं जैव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसके तहत एक मंत्रालय बनाया गया था, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जिसके तहत मतलब इस अधिनियम के तहत जो कि भारत में संकटग्रस्त जीव थे और कुछ और विकास करने के लिए इसके तहत कुल मिलाकर के अब तक का 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हो चुका है, जिसमें यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब कि यूनेस्को जो कि एक बहुत बड़ी वैश्विक संस्था है, इसके मनुष्य और जीव यानी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल 12 हैं। यानी टोटल संख्या 18 है, लेकिन मनुष्य और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र अगर दोनों को देखेंगे तो कुल संख्या कितनी है मित्रों? तो वो कुल संख्या आपकी 12 है। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र की अगर हम लोग संरचना की बात देखें तो इसमें 3 प्रकार के जोन पाए जाते हैं। जैसे कोर जोन है। कोर जोन में क्या होता है मित्रों? पूर्ण संरक्षण होता है, पूरी तरीके से जीवों का संरक्षण होता है और इसमें मानव गतिविधि निषिद्ध होती है, यानी वर्जित होता है। इसमें मानव गतिविधि शामिल नहीं होती है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो बफर जोन होता है। बफर जोन में कुछ रिसर्च किए जाते हैं, अनुसंधान होता है और सीमित गतिविधियाँ होती हैं। मतलब जो पूरी तरीके से कोर जोन है उसमें मानव की गतिविधि पूरी तरीके से निषिद्ध है, वर्जित है, लेकिन जो बफर जोन है उसमें मनुष्य की सीमित गतिविधियां सम्मिलित हैं और रिसर्च किया जाता है। और थर्ड नंबर होता है संक्रमण जोन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें मनुष्य निवास कर सकता है और सतत विकास किया जाता है। ये 3 प्रकार का जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें 3 जोन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के सभी 18 जो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन से राज्य में है, किस राज्य में है। तो मित्रों, अगर हम लोग बात करें, नीलगिरी पहला है। ध्यान रखना है नीलगिरी क्या है? पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है? तो तमिलनाडु में है, केरल में है और कर्नाटक में है। मतलब 3 राज्यों में इसका विस्तार है। नीलगिरी एक पहाड़ी भी है, दक्षिण भारत की पहाड़ी है। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में इसका विस्तार है, इस जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का। नंदा देवी दूसरा है। नंदा देवी का विकास कहाँ है मित्रों? कहाँ है इसका विस्तार? तो ये है उत्तराखंड में। फिर है नोकरेक जो कि मेघालय में है। ये सभी एक कोई पर्वतीय क्षेत्र हैं या कोई जंगली क्षेत्र हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। तो इसमें से नोकरेक जो है ये कहाँ पर है? मेघालय में। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। नीलगिरी पहला है जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नोकरेक मेघालय में है। और ग्रेट निकोबार, इसको तो आप तुरंत समझ जाएंगे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। फिर देखते हैं मित्रों मानस कहाँ पर है? तो मानस असम में है। सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र भी है और सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, एक डेल्टाई वन है। सिमलीपाल बात करें तो ओडिशा में है। डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है। मित्रों, डिब्रू सैखोवा असम में है और एक चीज़ इससे और महत्वपूर्ण बात है कि ये सबसे छोटा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। इसे भी आप लोग ध्यान रखना।
इसके बाद में देहांग दिबांग की बात करें तो देहांग दिबांग कहाँ पर है मित्रों, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। देहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश में दोनों नदियाँ हैं और उस नदी के बीच का जो स्थल है, दोआब क्षेत्र है, वो क्या है आपका जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है मित्रों, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। और कच्छ का रण, कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्रों कच्छ का रण सबसे बड़ा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। ध्यान रखना है, सबसे छोटा है डिब्रू सैखोवा जो कि असम में है, सबसे बड़ा है कच्छ का रण जो कि गुजरात में है, और सबसे पहला है नीलगिरी। इसके बाद में मित्रों देखते हैं कोल्ड डिजर्ट। कोल्ड डिजर्ट या इसको फिर शीत मरुस्थल भी बोलते हैं। कोल्ड मतलब शीत और डिजर्ट मतलब क्या होता है मित्रों, तो डिजर्ट मतलब होता है मरुस्थल। शीत मरुस्थल ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। शेषाचलम पहाड़ी या शेषाचलम हिल्स जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और अगस्तमलाई, अगस्तमलाई का विस्तार तमिलनाडु और केरल में है। अब कंफ्यूज मत होना, जो आपका नीलगिरी है उसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्यों में है। अगस्त्यमलाई का विस्तार कहाँ पर है मित्रों, तो इसका विस्तार तमिलनाडु और केरल में है। कंचनजंगा जो कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत में स्थित हमने कह रहे हैं, भारत की नहीं कहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्रों, तो K2 है जो कि वर्तमान में POK में है। लेकिन भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है और कंचनजंगा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र भी है। फिर अचनकमार या अमरकंटक ये कहाँ पर है, तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में है। पन्ना जो कि सबसे नवीनतम अभी घोषित किया गया मित्रों, ये मध्य प्रदेश में है। और सरदार सरोवर जो कि गुजरात यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3 में है। कहाँ कहाँ, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं जो यूनेस्को के मैन एंड बायो रिजर्व या बायोस्फीयर क्षेत्र है उसमें कौन है शामिल। 12 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो नीलगिरी है, मतलब यहाँ पर मनुष्य और जीव जंतु, अन्य जीव जंतु भी निवास करते हैं और उनका विकास किया जाता है। तो इसमें नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरवन, मानस, सिमलीपाल, डिब्रू सैखोवा, पंचमढ़ी, अचनकमार, अमरकंटक, कच्छ का रण, अगस्त्यमलाई और कंचनजंगा ये मैन एंड बायो रिजर्व क्षेत्र हैं। इसके बाद में जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को भी देख सकते हैं कि भारत का पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ है मित्रों, तो नीलगिरी है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कच्छ का रण है और सबसे अधिक राज्यों में यानी 3 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी नीलगिरी ही है। इसके बाद में मित्रों नवीनतम जो है वो कौन सी है, तो नवीनतम घोषणा है पन्ना, 2011 में इसको बनाया गया है। पन्ना को कब बनाया गया, घोषित किया गया है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, तो ये 2011 में। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाम राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा आपका मतलब क्या कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसमें देख सकते हैं मित्रों बिंदु में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान में उद्देश्य क्या है इसका। जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य संरक्षण और साथ ही साथ विकास, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का क्या उद्देश्य होता है, केवल और केवल संरक्षण। मानव गतिविधि की बात करें तो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र में सीमित होता है या फिर नियंत्रित होता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः मानव गतिविधि प्रतिबंधित होता है। क्षेत्रफल में देखें तो जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और राष्ट्रीय उद्यान अपेक्षाकृत छोटा होता है। इस प्रकार से मित्रों एकदम से बहुत छोटा सा क्लास था, लेकिन कतई जहर क्लास आप लोगों को दिया गया। ऐसे ही समस्त इम्पॉर्टेंट क्लास को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इस क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके आप लोग अगला टॉपिक ज़रूर बताएं और इस क्लास का फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।